नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं ताज केयर इंस्टीट्यूट के जीके प्रश्न राजस्थान के जीके के प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको बार बार परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, बात कर रहा हूं मैं आपसे राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, चुनिंदा प्रश्न जो बार बार आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं और इस आने वाली परीक्षाओं में भी आपको अवश्य देखने को मिले। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर आ रहा है। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, किस हिंदू माह में गणगौर गणगौर त्योहार मनाया जाता है? किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, गणगौर 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 त्योहार जो है वो आपका मनाया जाता है कब? चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया। ध्यान रखना, चैत्र शुक्ल तृतीया को मुख्य पूजा होती है। पर ये जो गणगौर का त्योहार होता है मित्रों, ये 18 दिन का त्योहार है। तो ये चैत्र कृष्ण प्रथमा से प्रारंभ हो जाता है, पर चैत्र कृष्ण तृतीया 18वें दिन जब चैत्र शुक्ल तृतीया आता है, चैत्र शुक्ल तृतीया को अभी मुख्य रूप से गणगौर की सवारी निकाली जाती है। तो ये जो गणगौर त्योहार है, ये क्या है त्योहार? अभी गण गण का मतलब होता है भगवान शिव, भगवान शिव जिन्हें हम ईश्वर भी कहते हैं, भगवान शिव जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ईश्वर। और गौर, तो गौर का मतलब होता है माता पार्वती, गौर का मतलब क्या होता है? माता पार्वती। पार्वती, माता पार्वती को हम ईश्वरी भी कहते हैं, माता पार्वती को हम क्या बोलते हैं? ईश्वरी। तो ऐसी हालत में गण गण तो हो जाएगा भगवान शिव और गौर हो जाएगा माता पार्वती का प्रतीक। अभी हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि इस दिन माता गौरी का यानी माता पार्वती का बोना हुआ है। तो अभी ऐसी हालत में अभी गण और गौर भगवान शिव पार्वती की सवारी निकलती है। क्या निकलती है? सवारी। तो ये जो सवारी निकलती है ये पूरे राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है। राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है सवारी? जयपुर। प्रसिद्ध सवारी कहाँ की निकलती है मित्रों? ये निकलती है कहाँ की? जयपुर की। लेकिन ध्यान देना, अगर पूछे आपको कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड जो है वो बताते हैं कि उदयपुर, राजस्थान में अगर बोलते हैं कर्नल जेम्स टोड तो उदयपुर की सवारी प्रसिद्ध बताते हैं कर्नल जेम्स टोड। जबकि सीधा सीधा पूछा जाए तो कहाँ की बतानी हमको? जयपुर की सवारी प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार ये गणगौर का त्योहार चैत्र शुक्ल तृतीया, मुख्य पूजा चैत्र शुक्ल तृतीया को होती है। सामान्यतः यह त्योहार चैत्र माह में शुरू होता है, 18 दिनों का त्योहार है। चैत्र कृष्ण प्रथमा से शुरू होता है और चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। तो मुख्य पूजा होती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। गण भगवान शिव और गौर माता पार्वती का प्रतीक है और इस दिन जयपुर में भव्य सवारी निकलती है। जयपुर की सवारियां बहुत प्रसिद्ध है और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार कहा की? तो उदयपुर की। और ध्यान दीजिएगा, हमारे राजस्थान में अभी एक बिना ईश्वर की गणगौर भी मनाई जाती है। बिना ईश्वर की गणगौर, बिना ईश्वर की गणगौर। और आदि का ये मनाई जाती है कहां पर? ये कहां निकलती है बिना ईश्वर की गणगौर? तो ये निकलती है जैसलमेर में। और कब निकलती है? तो ये निकलती है चैत्र शुक्ल चतुर्थी को, चैत्र शुक्ल चतुर्थी। बिना ईश्वर की गणगौर, ईश्वर का मतलब क्या है यहाँ पर? शिव। तो अभी यहाँ पर जैसलमेर में जो गणगौर की सवारी निकलती है उसमें भगवान शिव नहीं है, वहां पर खाली क्या है? माता पार्वती की सवारी निकलती है। आगे इतिहास में लिखा है कि बीकानेर महाराजा सूरज सिंह ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। तो उस समय पर सवारी निकल रही थी गणगौर की, तो ईश्वर यानी शिव, भगवान शिव को उठाकर वो ले गए थे। तो वही परंपरा आज तक वहां के लोग निभाते आ रहे हैं। जैसलमेर में शिव नहीं है, उनके शिव को ले गए बीकानेर, ईश्वर को ले गए बीकानेर। तो अभी यहाँ पर जैसलमेर में बिना ईश्वर की गणगौर ही निकलती है, आज तक परंपरा है। और ये कब निकलती है? तो ये अगले दिन निकलती है चैत्र शुक्ल चतुर्थी को, क्योंकि तृतीया को तो घटना होगी, तो अगले दिन यहाँ पर निकलती है बिना ईश्वर की गणगौर। कहाँ निकलती है? तो जैसलमेर में। और आगे हमारे राजस्थान में एक गणगौर और मनाई जाती है, गुलाबी गणगौर। राजस्थान में एक गणगौर और है जिसका नाम क्या है? तो गुलाबी गणगौर। और ये गुलाबी गणगौर जो है ये नाथ द्वारा, कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद। अब ये नाथ द्वारा राजसमंद में चैत्र शुक्ल पंचमी, ये पंचमी को निकलती है, चैत्र शुक्ल पंचमी को अब यह
नाथद्वारा में जो गणगौर की सवारी निकलती है उसमें सारे लोग गुलाबी वस्त्र पहनकर सवारी निकालते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं गुलाबी गणगौर। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा, ये गणगौर का त्योहार आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गण और गौर भगवान शिव और पार्वती का प्रतीक है और इसकी सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है, जबकि कर्नल देवचौर के अनुसार उदयपुर की। कब मनाई जाती है? मुख्य रूप से चैत्र माह में, लेकिन अगर पूछे एक तिथि तो चैत्र शुक्ल तृतीया। और ध्यान रखना, बिना ईसर की गणगौर कहाँ निकलती है? जैसलमेर में। कब निकलती है? तो चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। और गुलाबी गणगौर की सवारी कहाँ निकलती है? नाथद्वारा में, चैत्र शुक्ल पंचमी। ध्यान रखना, चैत्र माह में मनाया जाने वाला ये बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। और ध्यान रखना, राजस्थान में गणगौर से ही त्योहारों का अंत माना जाता है, समाप्त माना जाता है। कहावत चलती है राजस्थान में, 30 त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो अभी गणगौर से त्योहारों का क्या होता है? अंत माना जाता है। और छोटी तीज से, श्रावण शुक्ल तृतीया से अभी क्या त्योहारों का आगमन यानी प्रारंभ माना जाता है। तो ये त्योहार है आपका गणगौर का त्योहार, बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, जाहर पीर, जाहर पीर के नाम से, जाहर पीर के नाम से किस, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो अभी ये जाहर पीर है आपके कौन? गोगा जी, लोक देवता गोगा जी। पंच पीरों में शामिल लोक देवता गोगा जी। ध्यान दीजिएगा, हुआ क्या था? गोगा जी, गोगा जी का जन्म, जो गोगा जी का जन्म ददरेवा, ददरेवा नामक स्थान है चूरू, ददरेवा चूरू में हुआ था, जेवर जी चौहान के घर पर। इनके पिताजी का नाम है जेवर जी, इनकी माता जी है बाछल, बाछल दी, और इनकी पत्नी है केलम दी। और आप देखिएगा, ये जो गोगा जी हैं ये ददरेवा चूरू के रहने वाले हैं। तो ऐसे हालत में इन ददरेवा चूरू के गोगा जी के कजन ब्रदर थे अर्जुन और सुरजन। एक का नाम तो है अर्जुन और दूसरे का नाम है सुरजन। तो अभी ये गोगा जी के गांव की गायों को चुराकर, गोगा जी के गांव की गायों को चुराकर महमूद गजनवी को दे रहे थे। किसको दे रहे थे? महमूद गजनवी को दे रहे थे। तब गोगा जी का इनसे युद्ध होता है, गोगा जी का इनसे युद्ध होता है। तो युद्ध करते हुए गोगा जी का, अभी ये युद्ध करते करते उनका सिर कट जाता है। गोगा जी का क्या कट जाता है? सिर। तो ये जो सिर कटता है इस स्थान को शीर्षमेढ़ी कहते हैं। इस स्थान को क्या बोलते हैं? शीर्षमेढ़ी। और ये शीर्षमेढ़ी कहाँ है? तो ये इनके गांव में है, ददरेवा चूरू में। अब आप देखिएगा, गोगा जी का सिर कट गया, फिर भी ये लड़ रहे। गोगा जी लड़ते लड़ते गोगा जी का धड़ जो है ये गिरता है कहां पर? ये गिरता है नौहर हनुमानगढ़। कहां पर गिरता है? नौहर हनुमानगढ़। तो नौहर हनुमानगढ़ में गोगा जी का सिर गिरता है और यहीं पर इनकी मृत्यु होती है। तो इसे बोलते हैं धड़मेढ़ी। इसे क्या बोलते हैं? धड़मेढ़ी। धड़मेढ़ी कहते हैं इसे। अब ये गोगा मेढ़ी भी कहते हैं इसे। आप क्या बोलते हैं? गोगा मेढ़ी। और इसी स्थान पर गोगा जी की क्या हुई है? मृत्यु हुई। गोगा जी की इस स्थान पर क्या हुई है? मृत्यु। तो इसी स्थान पर फिरोज शाह तुगलक ने गोगा जी का मंदिर बनवाया था। तो अभी इनका मुख्य मंदिर नौहर हनुमानगढ़ में। तो मैं बता रहा था आपको कि गोगा जी के अर्जुन और सुरजन जो चचेरे भाई थे उनसे क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, क्योंकि उन्होंने गोगा जी के गांव के गोधन को, गायों को गोधन कहा जाता था प्राचीन समय में, आज भी गोधन ही कहा जाता है। तो वे अभी महमूद गजनवी को दे रहे थे। तो ऐसे हालत में गोगा जी का इनसे युद्ध होता है। तो आप देख रहे हैं कि गोगा जी का लड़ते हुए इस युद्ध में सिर कट जाता है, फिर भी वो लड़ रहे और लड़ते लड़ते ददरेवा चूरू से हनुमानगढ़ तक चले गए। तो उस समय पर महमूद गजनवी, किसने? महमूद गजनवी ने ही इनको कहा था साक्षात देवता, जाहर पीर। जाहर पीर का मतलब जिंदा पीर। तो इनको जिंदा पीर किसने कहा है? साक्षात देवता कहा है। किसने कहा है? महमूद गजनवी ने। और किसको कहा जाता है? तो गोगा जी। ये आपके गोगा जी थे। तो गोगा जी का ही सामान्य परिचय, इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण लोक देवता आपके गोगा जी, पंच पीरों में शामिल लोक। राजस्थान का सबसे बड़ा तेजाजी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? ध्यान दीजिएगा, तेजाजी का जो पशु मेला भरता है राजस्थान में, आय की दृष्टि का सबसे बड़ा पशु मेला
ये बढ़ता है आपका परबतसर में। कहाँ बढ़ता है ये? परबतसर। और अभी ये जगह प्रश्न आया था तो परबतसर नागौर में ही था, लेकिन आज एक नया जिला बनाया सरकार ने, कुचामन डिडवाना। तो ये परबतसर जो है ये कहां पर पड़ता है आज? कुचामन डिडवाना। तो कुचामन डिडवाना, परबतसर कुचामन डिडवाना में तेजाजी का पशु मेला भरता है, जो राजस्थान में आय की दृष्टि से, कमाई की दृष्टि से, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। और ये कब भरता है मित्रों? तो ये भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी जिसे आप तेजा दशमी के नाम से जानते। तो इस दिन गोगा जी, इस दिन क्षमा कीजिएगा, इस दिन तेजाजी जो थे उनको वो लाचा गुजरी की गायों की रक्षा करते समय सुरसुरा नामक स्थान पर तेजाजी की मृत्यु हुई थी। तो इनका जो मुख्य मंदिर था पहले सुरसुरा गांव में था, लेकिन परबतसर का एक हाकिम था जो सुरसुरा गांव से तेजाजी की मूर्ति को परबतसर ले आया। तो उसके बाद से अब यह भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजाजी की याद में, क्योंकि इस दिन उनकी तेजाजी की मृत्यु हुई है, अब यह परबतसर कुचामन डिडवाना जिला हो गया। पहले नागौर में था ये भाग, अब आ गया कुचामन डिडवाना में। तो वहां पर आय की दृष्टि से सबसे बड़ा तेजाजी का पशु मेला भरता है। तो ये भरता है कब? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, तेजा दशमी के दिन। और कहां भरता है? तो परबतसर, पहले नागौर में था और आज कौन सा जिला हो गया वहां पर? कुचामन डिडवाना। स्थान वही है परबतसर। तो परबतसर में तेजाजी का विशाल मेला भरता है तेजा दशमी के दिन। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 4। सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखे त्योहार और एक तरफ दे रखा है महा, तो आपको सुमेलित करना है। ध्यान दीजिएगा, बूंदी की कजली तीज, बूंदी की कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। ध्यान देना, ये जो कजली तीज है, इस कजली तीज को ही आप बड़ी तीज के नाम से भी जानते हैं। इसको आप क्या कहते हैं? बड़ी तीज। इसी को आप बूढ़ी तीज भी कहते हैं। इसी को आप बोलते हैं बूढ़ी तीज, और इसी को आप बोलते हैं सातोड़ी तीज। इसी को आप क्या बोलते हैं? सातोड़ी तीज। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बूंदी की प्रसिद्ध है। बूंदी में भव्य सवारी निकलती है। राजस्थान में सबसे बड़ी सवारियां कजली तीज की कहाँ निकलती है? तो बूंदी में निकलती है। बूंदी की कजली तीज कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। इसे आप बड़ी तीज कहते हैं, इसे आप बूढ़ी तीज भी कहते हैं, और इसे ही आप सातोड़ी तीज भी कहते हैं। इस दिन भी महिलाएं व्रत करती हैं और शाम को नीम की पूजा करती हैं, ध्यान रखना यहाँ पर। उसके बाद होली, होली जो है ये मनाई जाती है आपकी फाल्गुन पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है। भगवान प्रहलाद की याद में होली का दहन किया जाता है। क्या किया जाता है? होली का दहन। तो ये मनाई जाती है कब? फाल्गुन पूर्णिमा को। इसके बाद पर्युषण पर्व, पर्युषण पर्व जैनियों का त्योहार है। ये भाद्रपद माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भाद्रपद माह में। और गणगौर अभी अभी बताया आपको चैत्र माह में। और अगर पूछे मुख्य पूजा कब होती है तो चैत्र शुक्ल तृतीया को। इस प्रकार अभी ये सीधा का सीधा सुमेलित हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये रहा। इस प्रकार से ये सुमेलित हो जाएगा। ए का 1 आ रहा है, बी का यहाँ पर 2 आ रहा है, सी का यहाँ पर 3 आ रहा है, और डी का यहाँ पर आ रहा है आपका 4। बूंदी की तीज एक यानी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। उसके बाद होली फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है, बी का 2 हो जाएगा। पर्युषण पर्व तो ये भाद्रपद माह में मनाता है, जैनियों का त्योहार है। गणगौर चैत्र माह में मनाया जाता है, तो डी का 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 इसका उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 और 4 इस प्रकार से ये त्योहार मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 5। स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग में पहनती है, किस अंग में पहनती है? तो अभी ये बोरला आभूषण आप सब जानते हैं। बोर यहाँ पर सिर पर पहना जाता है। महिलाओं के द्वारा कहाँ पहना जाता है? सिर पर। तो ये सिर का आभूषण है मित्रों। कहाँ का आभूषण है? ये सिर का। और सिर के और कौन कौन से प्रमुख आभूषण है? तो अभी एक छोटी सी लाइन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। सिर में शीश रख बोर ही, सिर में शीश रख बोर ही सूट करेगा। सिर में शीश रख बोर ही सूट करेगा। सिर का मतलब सिर के आभूषण। और अभी ये कौन कौन से आभूषण है?
तो मैं से हो जाएगा मेमंद। ध्यान रखना, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है मेमंद। मेमंद आभूषण कई सारी परीक्षाओं में आया है आपके लिए। तो मेमंद एक बहुत महत्वपूर्ण आभूषण है, और ये भी कहाँ पहना जाता है? सिर में पहना जाता है। फिर शीश, शीश से हो जाएगा शीश फूल। शीश से क्या हो जाएगा? शीश फूल। फिर यहाँ लिखा है रख, रख से हो जाएगा रखड़ी। रख से कौन सा आभूषण बन जाएगा? रखड़ी, ये भी सिर में पहना जाता है। और बोर, बोर से बोरला या बोर, बोरला या बोर कहते हैं। ये रहा बोरला आभूषण, बताइए कहाँ पहना जा रहा है? सिर में। और ही से हो जाएगा हीकड़ा। इसे क्या हो जाएगा? हीकड़ा। हीकड़ा आभूषण भी सिर में ही पहना जाता है। और सू से हो जाएगा सुआ भलको। सू से क्या हो जाएगा? सुआ भलको। तो सुआ भलको नामक आभूषण भी कहाँ पहना जाता है? सिर पर। और ट से आप जानते हैं टिकला, महिलाएं टिकला पहनती है बोर की तरह, तो ये टिकला। ये तो ये सारे आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? सिर में। सिर में शीश रख बोर ही सूट करेगा। तो मैं से मेमंद, शीश फूल, रकड़ी, बोरला, हीकड़ा, सुआ भलको और टिकला, ये सब कहाँ पहने जाते हैं? सिर में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? सिर में पहने जाने वाला आभूषण है बोरला। तो सिर में शीश रख बोर ही सूट करेगा। आराम से आप याद कीजिएगा इसको। तो ये आभूषण आपके कहाँ पहने जा रहे हैं? सिर में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण। प्रश्न नंबर 5, मोरबंदिया। मोरबंदिया, पहरावना और ताड़ना विवाह इनमें से किस जनजाति में प्रचलित है? अब ये जनजातियों की सब जनजातियां अलग अलग विवाह करती, तो उनको अलग अलग नाम दे दिए गए। तो ये जो विवाह बता रहे, मोरबंदिया, पहरावना, इसके बाद मेलबो विवाह और एक खेवड़ा विवाह, ये गरासिया जनजाति के प्रमुख विवाह है। किसके हैं ये सारे विवाह? गरासिया जनजाति के प्रमुख विवाह है। आपको बताया था गरासिया जनजाति सर्वाधिक कहां पर? सिरोही, सिरोही जिले में माउंट आबू और देलवाड़ा वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक निवास करती है। गरासिया जनजाति मूल रूप से गुजरात की है, और ये गुजरात से राजस्थान के सिरोही वाले क्षेत्र में आकर बस गई। मूल स्थान है इनका चैनपारी क्षेत्र, गुजरात का चैनपारी क्षेत्र। तो ये जो गरासिया जनजाति है, ये कई तरह के विवाह करती है। तो ऐसे हालत में मोरबंदिया, पहरावना, ताड़ना, इसके बाद एक है मेलबो, एक विवाह है इनका मेलबो विवाह, और एक विवाह है इनका खेवड़ा विवाह। गरासिया जनजाति के ये 5 प्रमुख विवाह है। मोरबंदिया सारे रीति रिवाजों के अनुसार होगा, जिसमें फेरे वगैरह सब होंगे, बाकायदा मोर बंधेगा दूल्हे के। पहरावना विवाह, पहरावना विवाह में नाम मात्र के फेरे होते, पहरावनी हो जाती, कपड़े पहना देते, शादी संपन्न मान लेते। ताड़ना विवाह, ताड़ना विवाह में लड़का लड़की दोनों भागकर शादी करते हैं, और कन्या मूल्य देकर, कन्या मूल्य को दापा कहते हैं, आपको बताया पिछले वीडियोस में। तो ताड़ना विवाह भागकर शादी करेंगे और कन्या मूल्य यानी दापा देकर विवाह संपन्न मान लेंगे। मेलबो विवाह, शादी में होने वाले अनावश्यक खर्चे को बचाने के लिए लड़की वाले यानी लड़की के मम्मी पापा लड़की को, वधु को वर के घर रखाते हैं। मेलबो विवाह हो गया, सारा खर्चा बच जाता है। खेवड़ा विवाह, खेवड़ा विवाह एक तरह से नाता विवाह है। खेवड़ा विवाह क्या है? एक तरह से नाता विवाह है, अर्थात ये दूसरा विवाह है। तो ये सारे विवाह किस जनजाति में पाए जाते हैं? गरासिया जनजाति में। कौन सी जनजाति है ये? गरासिया। कहाँ मिलेगी? तो सिरोही के माउंट आबू और देलवाड़ा वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक निवास करती है। ये जनजाति कौन सी? आपकी गरासिया जनजाति। राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति गरासिया। प्रश्न नंबर 7, भदर का संबंध किससे है? भदर, भदर अब देखिए संस्कार एक, तो इसका संबंध है आपका मृत्यु से। मृत्यु नहीं देखा, अंत्येष्टि, अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार, उसके अंतर्गत मृत्यु से संबंधित संस्कार है। तो अभी ये भदर क्या है? मृत्यु के 9वें दिन, मृत्यु के कौन से दिन? 9वें दिन। 9वें दिन आप जानते हैं, 9वें दिन हम क्या करते हैं? नाई, इसको नई कहते हैं, नाई, नई और भदर भी कहते हैं इसको, ये रहा भदर। तो नाई नई आप जानते हैं, नाई नई को क्या होता है? तो मृत्यु के 9वें दिन अभी हम मृतक के परिजन, मृतक के जो परिजन होते हैं वो सिर और दाढ़ी मूछ, सिर और दाढ़ी मूछ के बाल उतरवाते हैं। सिर और दाढ़ी मूछ के क्या करते हैं?
बाल उतरवाते हैं, बाल उतराए जाते हैं इस समय पर। तो मृतक के जो परिजन होते हैं वो क्या करते हैं, सिर नबी नई के दिन, नबी के दिन, नाई के दिन, बदर के दिन क्या करते हैं, अपने सिर दाढ़ी और मूछ के क्या करते हैं, बाल उतराते हैं। क्या करते हैं, बाल उतराते हैं, यानी मुंडन आदि करवाते हैं। तो ये त्योहार किससे, मतलब क्षमा कीजिएगा, ये शब्द किससे जुड़ा हुआ है, अंत्येष्टि संस्कार यानी मृत्यु संस्कार से जुड़ा हुआ एक प्रमुख संस्कार है बदर। और ये मृत्यु के 9वें दिन होगा, जिसको हम नाई के रूप में मनाते, नाई के रूप में जानते हैं। तो मृतक के परिजन अपनी सिर दाढ़ी और मूछ के बाल उतराते हैं, इसे हम कहते हैं बदर या इसे कहते हैं हम नाई। तो ये किससे संबंधित है, मृत्यु से संबंधित। यहाँ पर मृत्यु नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार से ये संबंधित। प्रश्न नंबर 8, मारवाड़ा परगनारी विगत, मारवाड़ा परगनारी विगत ग्रंथ लिखा है, किसने लिखा है। पहली बात तो आप जान लीजिए विगत का मतलब क्या है। विगत का मतलब होता है विस्तृत। राजस्थानी ग्रंथों का एक प्रकार है विगत ग्रंथ। तो विगत का मतलब क्या होता है, विस्तृत, अर्थात जिस किसी भी ग्रंथ में किसी भी राज्य के विस्तार से वर्णन मिलता है। मतलब किसका वर्णन, तो आर्थिक स्थिति का, सामाजिक स्थिति का, भौगोलिक स्थिति का, सांस्कृतिक स्थिति का, राजनीतिक स्थिति का, सारी स्थितियों का, मतलब संपूर्ण वर्णन। जिस ग्रंथ में किसी भी राज्य की संपूर्ण स्थिति का संपूर्ण वर्णन मिलता है, विस्तृत वर्णन मिलता है, उसे ही विगत ग्रंथ कहते हैं। तो ये जो ग्रंथ है ये कहाँ का है, मारवाड़ा परगना, मारवाड़ क्षेत्र का विगत है, यानी मारवाड़ क्षेत्र का इसमें संपूर्ण वर्णन मिलता है। और अभी ना इस ग्रंथ में संपूर्ण वर्णन है। इसका मतलब अभी इस ग्रंथ में जाति, मारवाड़ में कौन कौन सी जातियां पाई जाती है, कौन कौन से धर्मों के लोग रहते हैं, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, कौन कौन सी सामाजिक रीति रिवाज है, कौन कौन से सामाजिक रीति रिवाज है, सामाजिक रीति रिवाज, संस्कार आदि का संपूर्ण वर्णन मिलता है इस ग्रंथ में। तो अभी इस ग्रंथ को मारवाड़ का गजेटियर भी कहते हैं। इस ग्रंथ को क्या बोलते हैं, मारवाड़ का गजेटियर। इसमें सारी जानकारी मिलती है मारवाड़ की। तो ये वाला प्रयास सबसे पहले आपके मूलनोत नैन्सी ने किया राजस्थान में, मतलब कहीं राजस्थान में कहीं जाति, धर्म, फसलें आदि का सबका डिवाइडेशन, विभाजन करने का काम सबसे पहले किसने किया है, मूलनोत नैन्सी ने। इस पुस्तक में मारवाड़ा परगनारी विगत, तो मूलनोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। क्या बोलते हैं, राजस्थान का अबुल फजल। और ये मारवाड़ा परगनारी जो विगत नामक ग्रंथ है, इसे हम राजस्थान मारवाड़ का गजेटियर भी कहते हैं। और इसे गांवारी ख्यात भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, गांवारी ख्यात, गांवारी ख्यात के नाम से भी इसे जानते हैं। मारवाड़ का गजेटियर भी इसे कहा जाता है, जो किसके द्वारा लिखा गया है, राजस्थान के अबुल फजल मूलनोत नैन्सी। और इन्हें अबुल फजल क्यों कहा जाता है राजस्थान का, क्योंकि इन्होंने अपने ग्रंथ में जाति, धर्म, फसलें आगे आदि सामाजिक रीति रिवाज, यहाँ पर कौन कौन से राजवंश है, उन सब का वर्णन किया है इस ग्रंथ में। तो ऐसे हालत में ये ग्रंथ कौन सा है, मारवाड़ी परगनारा विगत। किसने लिखा है, तो मूलनोत नैन्सी ने। और इसे आप क्या बोलते हैं, मारवाड़ का गजेटियर भी कहते हैं। और इसे आप कहते हैं गांवारी बाता, गांवारी ख्यात, गांवारी बाता भी से कहा जाता है। ख्यात की जगह अगर इसको मैं बाता लिखूं, गांवारी बाता, गांव की सारी बातें इसमें गांवारी बाता, तो इसे गांवारी बाता भी कहा जाता है। किसने लिखा है मित्रों ये ग्रंथ, तो ये लिखा है मूलनोत नैन्सी ने। अच्छा, मूलनोत नैन्सी का एक ग्रंथ और है, इसमें उनका नाम आता है, आप आराम से पहचान लेंगे, नैन्सी री ख्यात, नैन्सी री ख्यात। तो ये किसका ग्रंथ है, दो ग्रंथ किसके हो गए आपके, मूलनोत नैन्सी, दोनों ग्रंथ है मूलनोत नैन्सी। प्रश्न नंबर 9, उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही, विजयशाही। उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही, विजयशाही और शाहजहानी, ये सब क्या है, तो अभी ये सब क्या है, शाहजशनी, ये सब क्या है मित्रों, तो ये सब राजस्थान में पगड़ियों के प्रकार, पगड़ियों की शैलियां, क्या है ये, पगड़ियों की शैलियां। उदयशाही, विजयशाही, खंजरशाही, अमरशाही और शाहजशनी शाही, ये सब क्या है आपके, ये सब राजस्थान में पगड़ी की शैलियां हैं। मतलब पगड़ी पहनने के अलग अलग तरीकों के ये नाम।
ये सब क्या है, राजस्थान में पगड़ियों की शैलियां है। मतलब शैलियों का मतलब तरीका, अलग अलग प्रकार की जो पगड़ियां पहनी जाती है उसके नाम है। ये सब क्या है, राजस्थान में पगड़ियों की शैली। प्रश्न नंबर 10, ये क्या है भाई, सुमेलित कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये है यहाँ पर ब्रह्माणी माता। एक मिनट रुक जाइए। ये है आपकी ब्रह्माणी माता। ब्रह्माणी माता, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्माणी माता सुमेलित करना है आपको। तो आप देख रहे हैं, सुमेलित कीजिए। अब आप देखिए, ब्रह्माणी माता, सोरसन माता। ब्रह्माणी माता कहां पर है, तो ये है आपकी कहां पर, सोरसन 12 में। सोरसन नामक स्थान है 12 में, तो सोरसन नामक स्थान पर पड़ती है ये। और अभी ये जो ब्रह्माणी माता है, ये पूरे संसार की एकमात्र ऐसी देवी है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। इसकी किसकी पूजा होती है, पीठ की पूजा होती है। और यहाँ पर राज्य पक्षी गोडावण, राज्य पक्षी गोडावण को संरक्षण दिया गया है। हाड़ौती का, हाड़ौती का बहुत पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है ये ब्रह्माणी माता। सोरसन 12, सोरसन 12 में पड़ता है। और इन देवी की क्या विशेषता है, पूरे संसार की एकमात्र ऐसी देवी है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। तो ब्रह्माणी माता का मंदिर है सोरसन 12 में। इसके बाद शीतला माता, शीतला माता है चौक चाकसू जयपुर में। शीतला माता का मंदिर माधव सिंह द्वितीय ने बनवाया था, जयपुर के राजा माधव सिंह सेकंड ने बनवाया था। शीतला माता चैत्र, चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को आप शीतला अष्टमी मनाते हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी को आप क्या मनाते हैं, शीतला अष्टमी। तो शीतला अष्टमी के दिन अब ये चाकसू जयपुर में विशाल मेला भरता है। ये बच्चों की देवी शीतला माता, शीतला माता की आप पूजा करते हैं खंडित अवस्था में, और ये खंडित रहकर बच्चों को चेचक की बीमारी से बचाती है। तो शीतला माता को आप चेचक की देवी भी कहते हैं, इनको आप मुसाणी माता भी कहते हैं, इनको आप सेडल माता भी कहते हैं, और इनको आप महामाया माता भी कहते हैं। तो बच्चों की संरक्षिका देवी शीतला माता का मंदिर कहां पर है, चाकसू जयपुर में। किसने बनवाया था, माधव सिंह सेकंड ने। और यहाँ पर मेला कब लगता है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी, जिसको आप शीतला अष्टमी के रूप में मनाते हैं। तो आप जानते हैं शीतला अष्टमी को आप बासोड़ा यानी ठंडा भोजन से ही माता को भोग लगाते हैं और उसे ही खाते हैं। तो ये शीतला माता है जिनका पुजारी तो कुम्हार होता है और इनका वाहन होता है गदा। कहां पर है ये मंदिर, तो चाकसू में। इसके बाद जीण माता, जीण माता जवंती बाई, जवंती बाई का मंदिर रेवासा, रेवासा सीकर में हर्ष पर्वत पर है। रेवासा सीकर में कहां पर है, हर्ष पर्वत पर। ध्यान देना, जीण माता जो है इन ये राजस्थान में इनके राजस्थान में सबसे लंबा लोकगीत जीण माता का माना जाता है। और जीण माता एक विशेष अवसर पर 2.5 प्याला शराब का सेवन करती है। इनका मंदिर बना हुआ है रेवासा में, रेवासा सीकर में हर्ष पर्वत पर। और इस मंदिर को बनवाया था चौहान शासक हट्टन ने, चौहान शासक हट्टन या हट्टन, हट्टन या हट्टन ने बनवाया था। ये कहां पर है, रेवासा सीकर में। इसके बाद सचिया माता, सचिया माता का मंदिर ओसिया, ओसिया में। और ये सचिया माता ओस वालों की कुल देवी, ओसिया जोधपुर में। ऊपर देव ने बनवाया था इस मंदिर को, इस मंदिर को किसने बनवाया है, ऊपर देव। और ये है ओसिया, ओसिया में जो सचिया माता है ये ओसिया माता भी कहलाती है, और ये ओस वालों की कुल देवी। तो अभी इस प्रकार से सुमेलित हो जाएगा। देख लीजिए कैसे उत्तर निकलेगा इसका। ए में ब्रह्माणी माता है जो कहां पर है, 2 यानी सोरसन 12 में। फिर बी में शीतला माता जो कहां पर है, 3 यानी चाकसू जयपुर में। इसके बाद जीण माता, सी यानी जीण माता 4 यानी रेवासा सीकर में, तो रेवासा सीकर में हर्ष पर्वत पर है। सचिया माता डी का हो जाएगा 1। सचिया माता कहां पर है, ओसिया जोधपुर में। तो सुमिलित हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1। ये रहा इसका उत्तर, 2 3 4 1। इस प्रकार ये सुमेलित हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण देवियां हैं, ये आपके पेपर में प्रकट हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, इन पर पढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण देवियां, इंपोर्टेंट सी देवियां, सारी परीक्षाओं में दर्शन दे सकती हैं आपको। तो ध्यान रखना इनको, इनमें से कोई देवी प्रकट हो जाए तो याद रखना इन चीजों को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11,
दादू पंथ, दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ है? ध्यान दीजिएगा, दादू पंथ, दादू संप्रदाय, दादू संप्रदाय के प्रवर्तक हैं दादू दयाल। दादू पंथ के प्रवर्तक कौन है? दादू दयाल, राजस्थान का कबीर। दादू दयाल को क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल का जन्म तो अहमदाबाद में हुआ था 1544 में, लेकिन इनके माता पिता ने एक लकड़ी के संदूक में रखकर इनको साबरमती नदी में बहा दिया था। तो दादू दयाल को लोधी राम जी नागर ले आए, वहां से उठाकर ले आए नदी में से और जयपुर ले आए। तो जयपुर, दादू दयाल जो है इनका पूरा जीवन, इनका लालन पालन सब कुछ लोधी राम जी ने जयपुर में किया। तो इसी दादू दयाल ने, दादू दयाल बहुत बड़े संत है, निर्गुण संत है हमारे, तो इन्होंने अभी अपने संप्रदाय की, दादू संप्रदाय की, कबीर पंथी संप्रदाय की मुख्य पीठ की स्थापना नारायण नामक स्थान पर की थी। अभी का नारायण स्थान जो है ये भेराना की डूंगरी पर पड़ता है। कहां पड़ता है ये? भेराना की डूंगरी, भेराना की डूंगरी पड़ती है आपको, फुलेरा स्टेशन के पास पड़ता है जयपुर में। और ये जो नारायण नामक स्थान है यहीं पर, इसी को दादू खोल भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? दादू खोल। और इसे दादू दयाल की समाधि भी माना जाता है। दादू दयाल का पार्थिव शरीर यहीं पर रखा गया था उनकी आज्ञा से। तो भेराना की डूंगरी में स्थान है नारायणा, तो नारायणा या नरेना, यहीं पर दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ है। दादू संप्रदाय निर्गुण संत है। तो आप देखिएगा ये निर्गुण संत यानी किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते। दादू दयाल द्वारा जो धर्म चला, ये संप्रदाय चला गया, इसे हम राजस्थान में कबीर पंथी संप्रदाय भी कहते हैं। दादू दयाल, दादू संप्रदाय में अब ये जो उपदेश यानी सत्संग स्थल होते हैं, जहां पर इस संप्रदाय के सत्संग स्थल यानी जहां पर इस संप्रदाय के उपदेश दिए जाते हैं उसको अलग दरीबा कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? अलग दरीबा। सत्संग स्थलों को क्या बोलते हैं? अलग दरीबा। इसके बाद अभी के इस संप्रदाय के लोग जब भी आपस में मिलते हैं तो अभिवादन शब्द, अभिवादन कहते हैं सत्य राम। जैसे हिंदू कहते हैं राम राम, मुस्लिम कहते हैं सलाम वालेकुम, ऐसे ही सिख कहते हैं सत श्री अकाल। ऐसे तो दादू संप्रदाय के लोग जब भी आपस में मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? सत्य राम कहते हैं। दादू दयाल के कुल 152 शिष्य थे, जिसमें से 52 शिष्यों को मूल शिष्य कहा जाता है, 52 स्तंभ भी कहा जाता है। इसमें अभी का माधव दास, रज्जब जी इनके प्रमुख शिष्य, रज्जब जी, माधव दास, इसके बाद बखना जी हो गए, इसके बाद जगन्नाथ दास हो गए, इनके दो पुत्र भी इनके मुख्य शिष्यों में शामिल थे, गरीब दास और मिस्किन दास। तो ये दादू पंथ की जो मुख्य पीठ है वो नारायणा नामक स्थान पर है, जो भेराना की डूंगरी जयपुर में पड़ती है। इसे ही दादू खोल भी कहते हैं, इसे ही दादू की समाधि भी कहा जाता है। ये सारा स्थान कहां पर है? जयपुर में। यार ना, दादू संप्रदाय से संबंधित सारी चीजें जयपुर में है। दादू दयाल जयपुर यानी आमेर के राजा मानसिंह के दरबारी कवि थे। ये कौन थे? मानसिंह के दरबारी कवि। तो दादू दयाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे संत थे जिसे अकबर ने धर्म पर विचार विमर्श करने के लिए, अकबर ने दादू दयाल को धर्म पर विचार विमर्श करने के लिए फतेहपुर सीकरी बुलाया। और ये जो दादू दयाल है ये आमेर के राजा मानसिंह फर्स्ट के दरबारी कवि हुआ करते थे। दादूरी वाणी और दादूरा दुआ इनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। तो ये है आपके दादू पंथ, दादू दयाल से संबंधित संप्रदाय। तो इस संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पर है? नारायणा जयपुर में, भेराना की डूंगरी में जयपुर। प्रश्न नंबर 12, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य, ध्यान दीजिएगा, ये लोक नाट्य गौरी नाट्य। कौन सा लोक नाट्य? गौरी नाट्य। गौरी नाट्य जिसे भील जनजाति के लोग राय नृत्य भी कहते, गौरी नाट्य या राय नृत्य। ध्यान दीजिएगा, ये लोक नाट्य का मतलब क्या होता है? ऐसा लोक नाट्य मतलब ऐसा नृत्य जिसमें नृत्य करते करते आप किसी कहानी का मंचन करते, कथा का मंचन करते। तो मतलब एक तरह से ये कहा जाए तो ये फोक ड्रामा है। क्या है ये? फोक ड्रामा, नाटक है एक तरह से, जिसमें आप नृत्य कर रहे हैं, डायलॉग नहीं बोल रहे, नृत्य करके आप क्या कर रहे हैं? उस कथा का मंचन कर रहे हैं। तो ये भील जनजाति का प्रमुख लोक नाट्य है। और ये जो लोक नाट्य है ये सबसे प्राचीन लोक नाट्य माना जाता है। ये क्या माना जाता है? सबसे प्राचीन, सबसे पुराना लोकनाट्य माना जाता है। अभी का इसे सभी लोकनाट्यों का सिरमौर कहते हैं।
इसे सभी लोक नाट्यों का क्या बोलते हैं? सिरमौर कहते हैं। और इसे सभी लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहते हैं। सभी लोक नाट्यों का इसे मेरु नाट्य भी कहते हैं। तो अभी ये जो लोक नाट्य है इसमें भील जनजाति के लोग क्या करते हैं? तो इसमें भगवान शिव, पार्वती और भस्मासुर राक्षस, भगवान शिव, पार्वती और भस्मासुर राक्षस की कथा का मंचन करते हैं। भाई किसकी कथा चलती है? तो इनकी कथा चलती है। भगवान शिव, पार्वती और भस्मासुर नामक राक्षस की कथा का इसमें मंचन किया जाता है। और अभी ये जो लोक नाट्य है इसका प्रारंभ कब होता है? तो इसका प्रारंभ खेड़ा देवी के भोपे, खेड़ा देवी का जो पुजारी होता है, भोपा होता है, उसकी आज्ञा से, खेड़ा देवी के भोपे की आज्ञा से भाद्रपद कृष्ण प्रथमा, भाद्रपद में प्रारंभ होता है और कब तक चलता है? तो अश्विन माह तक चलता है। भाद्रपद में प्रारंभ होकर अश्विन माह तक चलता है, लगभग 40 दिन। कितने दिन का लोक नाट्य है ये? 40 दिन का लोक नाट्य है। और इस लोक नाट्य में केवल और केवल वीर पुरुष ही भाग लेते हैं। अब ये वीर पुरुष जो होते हैं वो इस 40 दिनों तक क्या करते हैं? तो 40 दिनों तक इनको अभी कई सारी बंदिशों का पालन करना पड़ता है। 40 दिनों तक भील कलाकार जो होते हैं, ये भील पुरुष जो होते हैं, ये क्या करते हैं? हरी सब्जी, मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, हरी सब्जी और मांस मदिरा का सेवन नहीं करते और 40 दिनों तक जमीन पर ही सोते, 40 दिनों तक जमीन पर ही सोते। और महिलाएं इस दौरान, ध्यान रखना, महिलाएं बेटी क्या करती है? महिलाएं इस दौरान क्या करती है? हाथों में मेहंदी लगाती है। महिलाएं जो है वो हाथों में क्या करती है? इस समय पर मेहंदी लगाती है। और इस मेहंदी लगाने की प्रक्रिया को मृगा कहते हैं। इस मेहंदी लगाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मृगा कहते हैं। फिर आप देखिएगा ये जो नाट्य चलता है 40 दिनों तक, तो 40 दिनों के दौरान ही क्या करते हैं? एक मिट्टी का हाथी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिट्टी का हाथी। और ये जो मिट्टी का हाथी बनाते हैं इसको इस लोक नाट्य के समापन पर, मिट्टी के हाथी को इस लोक नाट्य के समापन पर पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इसको पानी में विसर्जित कर दिया जाता है, जिसे ढलावन वलावन की परंपरा कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ढलावन वलावन की परंपरा इसमें कहा जाता है। तो ये अरावली क्षेत्र की भील जनजाति के द्वारा किया जाने वाला प्रमुख लोक नाट्य है। अच्छा, इसमें ये जो कलाकार होते हैं, इन कलाकारों को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आप देखिएगा इसमें मुख्य पात्र कौन है? भगवान शिव। तो ये जो भगवान शिव होते हैं इनको बुढ़िया कहा जाता है। भगवान शिव को इस लोक नाट्य में क्या कहते हैं? बुढ़िया। और अभी क्या, माता पार्वती या भगवान विष्णु का जो प्रतीक बनता है उसको राया कहते हैं। भगवान विष्णु या माता पार्वती का जो प्रतीक होता है उसको राया कहते हैं। फिर एक होता है कथा करने वाला। तो कथा करने वाला जो होता है वो कहलाता है झामटिया। कथा करने वाला कहलाता है झामटिया। और एक हंसाने वाला पात्र होता है जो कहलाता है खड़कड़िया। वो क्या कहलाता है? खड़कड़िया। और अन्य जो पात्र होते हैं उनको खेला या खेलिए कहते हैं। तो ध्यान रखना, अब बुढ़िया का संबंध किससे, राया का संबंध किससे, झामटिया का संबंध किससे और खड़कटिया का संबंध किससे? तो वो है भीलों के इस लोक नाट्य से, जिसका क्या नाम है? गौरी नाट्य, जिसे क्या कहते हैं? राय नृत्य। सबसे प्राचीन लोक नाट्य जिसे सभी लोक नाट्यों का सिरमौर, सभी लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहा जाता है। इसमें भगवान शिव, पार्वती और भस्मासुर नामक राक्षस की कथा का मंचन किया जाता है। इसका प्रारंभ खेड़ा देवी के भोपे की आज्ञा से होता है और ये भाद्रपद माह में प्रारंभ होकर अश्विन माह के 40 दिनों तक, मतलब भाद्रपद में शुरू होगा और अश्विन माह तक, कुल मिलाकर 40 दिनों तक चलता है। इसमें केवल पुरुष कलाकार ही भाग लेते हैं जो 40 दिनों तक हरी सब्जी और मांस मदिरा का सेवन नहीं करते और 40 दिनों तक जमीन पर सोते हैं। और अभी इसी लोक नाट्य के दौरान एक मिट्टी का हाथी बनाया जाता है जिसे इसके समापन पर पानी में विसर्जित करने की परंपरा को दलावन वलावन की परंपरा कहते हैं। इस लोक नाट्य में जो भगवान शिव का पात्र होता है उन्हें बुढ़िया कहते हैं, माता पार्वती या विष्णु के प्रतीक को राया कहते हैं, कथा करने वाला झामटिया कहलाता है और हंसाने वाला जो पात्र होता है उसको खड़कड़िया कहते हैं और अन्य जो पात्र होते हैं उसको खेला या खेलिए कहते हैं। इस प्रकार ये लोक नाट्य चलता है कहां पर? भील, मेवाड़ की भील जाति के द्वारा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 13, नृत्य। अब नृत्य से जुड़ा हुआ प्रश्न आ रहा है, गींदड़ नृत्य। ध्यान दीजिएगा,
गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? ध्यान दीजिएगा, ये जो गीदड़ नृत्य है ये शेखावाटी का बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध नृत्य है। गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध नृत्य है। तो ये जो नृत्य है गीदड़ नृत्य, ये होली के अवसर पर, ध्यान दीजिएगा, ये नृत्य कब होता है? तो ये होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा, होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा हाथ में डंडे लेकर, पुरुषों के द्वारा हाथ में डंडे लेकर, और पुरुषों के द्वारा हाथ में डंडे लेकर वृत्ताकार पथ में घूमते हुए, वृत्ताकार पथ में घूमते हुए किया जाता है। और अब ना इस नृत्य में पुरुष कलाकार जो होते हैं वो विभिन्न तरह के स्वांग धारण करते, विभिन्न तरह के क्या धारण करते? स्वांग, यानी वेश धारण करते, विभिन्न तरह के वेश धारण करते हैं। जैसे जैसे किस प्रकार के? तो एक तो सेठ बन जाएगा, एक सेठानी बन जाएगा। ध्यान रखना, ये पुरुष कलाकार ही होते हैं, तो एक तो सेठ और एक सेठानी जोड़ियां बना लेते हैं। राजा रानी, दुल्हा दुल्हन, इस टाइप की जोड़ियां बना लेते हैं। दुल्हा दुल्हन, पादरी, चर्च के फादर पादरी। अब ये बाजीगर, पठान आदि की वेशभूषा धारण कर लेते, विभिन्न तरह के स्वांग धारण करते और ये नृत्य करते। होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा हाथ में डंडे लेकर वृत्ताकार, गोल वृत्ताकार पथ में घूमते हुए विभिन्न स्वांग धारण करके, जैसे शेख सेठानी, राजा रानी, दुल्हा दुल्हन, पादरी, बाजीगर, पठान आदि का वेश धारण करके ये नृत्य किया जाता है। शेखावाटी का मतलब चूरू सीकर झुंझुनू के क्षेत्र में। और अभी ये जो पुरुष होते हैं जो विभिन्न तरह का स्वांग धारण करते हैं, महिला का वेश धारण करते हैं, वह पुरुष जो महिला का वेश धारण करता है उसे गणगौर कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? गणगौर। जो पुरुष महिला का वेश धारण करेगा उसे क्या बोलेंगे? गणगौर। तो ये गीदड़ नृत्य, ध्यान रखना, बहुत इंपोर्टेंट नृत्य है। ये शेखावाटी, चूरू सीकर झुंझुनू में होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा हाथ में डंडे लेकर वृत्ताकार पथ में घूमते हुए विभिन्न स्वांग धारण करके किया जाता है। और ये जो पुरुष महिला का वेश धारण करते हैं उसे क्या बोलते हैं? गणगौर के। प्रश्न नंबर 14, सुमेलित नहीं है। यहां पर कुछ जोड़े दे रखे हैं, उसमें आपको देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। अब एक गीत, लोक गीतों से संबंधित प्रश्न है। घोड़ी गीत, तो घोड़ी गीत वर निकासी पर घुड़ चढ़ी के समय, ध्यान देना, वर जब घोड़ी पर बैठकर निकासी निकलती है, तोरण मारने जाता है, उस समय पर यह गीत गाया जाता है। तो वर के द्वारा निकासी पर घुड़ चढ़ी की रस्म के द्वारा ये गीत गाया जाएगा। जच्चा गीत, जच्चा यानी बालक के जन्म पर, परिवार में बालक के जन्म के समय गीत गाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। जला गीत बालक के जन्म के पश्चात, कुआं पूजन नहीं, जलवा पूजन के समय नहीं गाए जाते, जला गीत गाए जाते हैं। आगे जब वधु पक्ष की महिलाएं बारात देखने जाती हैं, वधु पक्ष की महिलाएं बारात देखने जाती है तब गाया जाता है। इसका यही उत्तर हो जाएगा, गलत, सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जला गीत तब गाया जाएगा वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा बारात देखने जाते समय ये गीत गाया जाता है, इसे कहते हैं जला गीत। और यहाँ दे रखा है बालक के जन्म के पश्चात कुआं पूजन, जलवा पूजन के समय ये गीत नहीं गाया जाएगा, ये गाया जाएगा महिलाओं के द्वारा बारात देखने जाते समय। तो ये गलत है, ये वाला ही यहाँ पर क्या है? विकल्प गलत। और रसिया गीत होली के उत्सव के दौरान, होली के अवसर के दौरान जो गीत गाए जाते हैं उन्हें रसिया गीत कहते हैं, धमाल गीत कहते हैं। और बम रसिया नृत्य में भी यही गीत गाए जाते हैं। तो रसिया गीत कब गाए जाएंगे? होली के अवसर पर। धमाल गीत भी इन्हें कहा जाता है। यहाँ गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। तो कौन सा? जला गीत। बालक के जन्म के समय पश्चात कुआं पूजन के समय नहीं गाया जाता, जबकि कब गाया जाता है? वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा बारात देखने जाते समय महिलाओं के द्वारा ये गीत गाया जाता है। प्रश्न नंबर 15, सुमेलित कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये आ गया यहाँ पर हस्तशिल्प, हस्तकला से संबंधित प्रश्न। बादला बनता है जोधपुर में, ध्यान देना। ये जिंक
बादला क्या होता है? जिंक धातु की पानी की बोतलें होती हैं। जिंक धातु की पानी की क्या होती है? बोतलें होती हैं, पानी की बोतलें, जिनमें पानी लंबे समय तक ठंडा रहता है। तो इनका निर्माण कहाँ होता है? जोधपुर में। मतलब बादला क्या है? तो जिंक धातु की पानी की बोतलें हैं जिनमें पानी लंबे समय तक ठंडा रहता है। इस पर कपड़े का आवरण, कवर चढ़ा होता है, जिन्हें हम बादला कहते हैं। इनका निर्माण कहाँ होता है? जोधपुर में। नमदा निर्माण, नमदा निर्माण होता है टोंक में। अरे नमदा निर्माण कहाँ पर होता है? टोंक में। जाजम जिसको आप कहते हैं धरती पर बिछाने वाला, उस टाइप का नमदा होता है। तो ये कहाँ बनता है? टोंक में। पाव रजाई, पाव रजाई बनती है जयपुर में। ध्यान दीजिएगा, पूरे संसार में ये पाव रजाई, मतलब रजाई इतनी छोटी सी हो जाती है कि आप इसको अपने हैंडबैग में भी रखकर ले जा सकते हैं। इसका ये पूरे भारत, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जयपुर में बनती है। और खेसला, ये जो खेसला होता है ये लेटा गांव जालोर में बनता है। लेटा गांव कहाँ पड़ता है? जालोर। लेटा गांव जालोर में पड़ता है, बनता है। और ये खेसला क्या है? तो ये खेसला है एक तरह से मोटा चादर। एक तो होता है बेडशीट जिसको आप बेड पर बिछाते, और एक होता है खेसला जो ओढ़ने के काम आता है हल्की सर्दी के समय। तो ये बनता है लेटा गांव जालोर में। इस प्रकार ये सुमेलित हो जाएगा। देख लीजिए किस प्रकार। बादला यानी एक का तीन, एक का क्या हो जाएगा? तीन, यानी जोधपुर। फिर दो, नमदा, नमदा यानी नमदा कहाँ बन रहा है? टोंक में। तो ये हो जाएगा एक का, दो का चार। उसके बाद तीन, तीन का हो जाएगा पाव रजाई। पाव रजाई कहाँ बन रही है? जयपुर में। तो ये हो जाएगा एक। और डी खेसला, डी यानी चार, डी ने लिखा है, यहाँ लिखा है चार। तो ये चार, चार क्या है? खेसला। और खेसला कहाँ बन रहा है? लेटा गांव जालोर में बन रहा है, यानी दो। तो सम्मिलित हो जाएगा ये तीन चार एक दो। देख लीजिए, तीन चार एक दो, ये रहा तीन चार एक, तीन चार एक दो। एक का तीन, दो का चार, तीन का एक और दो का चार का दो। ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से सुमेल। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत महत्वपूर्ण हस्तशिल्प है जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते। मैं बहुत छांट छांट के, बहुत मतलब कहूँ ना, बहुत छांट छांट के, बहुत मेहनत करके आपके लिए प्रश्न लेकर आता हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाकर देखें, कई सारे पेपर मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल पेपर में आपको प्रश्न मैंने दिए हैं। आप जरूर पढ़ें इनको, आपको परीक्षा में जरूर देखने को बहुत समय लगता है इनको पेपर, इन क्वेश्चन को ढूंढने में। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। चित्रकार, चित्रकला से संबंधित। चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो चित्रकार है ये कौन है? तो ये जयपुर का साहिब राम, ये है जयपुर का साहिब राम। ध्यान दीजिएगा, चित्रकला में एक नई पद्धति जिसको हम बोलते हैं आदमकद व्यक्ति चित्र, आदमकद व्यक्ति चित्र या आदमकद पोर्ट्रेट, आदमकद व्यक्ति चित्र, या इनको क्या बोलते हैं? आदमकद पोर्ट्रेट कहते हैं। तो अभी गए राजस्थान में, राजस्थान में सबसे पहले आदमकद चित्र, आदमी की हाइट के जितने, अभी गए इससे पहले राजस्थान में जो चित्र बन रहे थे वो छोटे चित्र बन रहे थे, लघु चित्र बन रहे थे। लेकिन यहां से जयपुर के साहिब राम ने आदमकद पोर्ट्रेट की शुरुआत की जयपुर चित्र शैली से। तो अभी आदमी के कद जितने बड़े बड़े लंबे लंबे चित्र बनाए सबसे पहले किसके द्वारा बनाए गए? राजस्थान में। तो जयपुर के साहिब राम के द्वारा बनाए गए। और ये किसके शासनकाल के प्रमुख चित्रकार हैं? तो ये ईश्वरी सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, जयपुर के राजा। तो राजस्थान में साहिब राम ने, जयपुर के चित्रकार साहिब राम ने राजस्थान का पहला आदमकद पोर्ट्रेट चित्र किसका बनाया है? तो ईश्वरी सिंह का बनाया। और किसने बनाया है? तो ये साहिब राम ने बनाया। और ये कौन सी चित्र शैली? तो ये जयपुर चित्र शैली, आमर चित्र शैली के अंतर्गत आती है। और सबसे पहला जो चित्र बना साहिब राम के द्वारा आदमकद पोर्ट्रेट चित्र, वो किसका बना? ईश्वरी सिंह का। और ये वर्तमान में जयपुर के सिटी पैलेस, जयपुर के सिटी पैलेस में सुरक्षित है। जयपुर के सिटी पैलेस को आप चंद्र महल भी कहते हैं। जयपुर की सिटी पैलेस को आप क्या बोलते हैं? चंद्र महल के नाम से भी जानते हैं। तो वहीं पर ये चित्र सुरक्षित है। ध्यान रखना, राजस्थान का पहला आदमकद पोर्ट्रेट चित्र, व्यक्तिगत चित्र किसके द्वारा बनाया गया? तो जयपुर के साहिब राम के द्वारा बनाया गया। और किसका बना? तो ये बना है सवाई ईश्वरी सिंह का, जयपुर के राजा। तो ये अभी कहाँ रखा हुआ है? तो सिटी पैलेस, इसको आप चंद्र महल कहते हैं, जयपुर में सुरक्षित है वर्तमान। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17। मूसी महारानी की छतरी, मूसी महारानी की छतरी कहाँ है?
ध्यान दीजिएगा, ये मुसी महारानी की छतरी आपकी अलवर में, कहां पर है? अलवर में। अब ये 80 खंभों की छतरी, कौन सी छतरी है ये? 80 खंभों की छतरी, राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी छतरी। पहली ये 84 खंभों की छतरी जो बूंदी में बताई थी, अनिरुद्ध सिंह ने बनाई थी, महाराजा अनिरुद्ध सिंह ने अपने भाई देवा की याद में। और ये 80 खंभों की छतरी जो अलवर में, जिसे हम क्या बोलते हैं? मूसी महारानी की छतरी। याद रखना, अलवर महाराजा बख्तावर सिंह, अलवर महाराजा बख्तावर सिंह के दत्तक पुत्र थे, गोद लिए हुए पुत्र विनय सिंह। दत्तक पुत्र कौन है? विनय सिंह। तो ये विनय सिंह ने, बख्तावर सिंह के दत्तक पुत्र विनय सिंह ने बख्तावर सिंह और इनकी मूसी महारानी, इनकी मूसी महारानी की स्मृति में अलवर में ये 80 खंभों की छतरी बनवाई थी, जिसे आप क्या बोलते हैं? मूसी महारानी की छतरी के नाम से जानते हैं। तो ये बनवाई गई बख्तावर सिंह के दत्तक पुत्र, गोद लिए हुए पुत्र विनय सिंह के द्वारा। बख्तावर सिंह और मूसी महारानी की स्मृति में, उनकी याद में बनवाई गई अलवर में 80 खंभों की छतरी है, जिसे हम मूसी महारानी की छतरी भी कहते हैं। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी छतरी, पहली 84 खंभों की और दूसरी 80 खंभों की, जिसे हम कहते हैं मूसी महारानी की छतरी। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र, चांदी का बर्तन कहां रखा हुआ है? तो अभी ये रखा हुआ है जयपुर के सिटी पैलेस में। सिटी पैलेस जिसको हम चंद्र महल भी कहते हैं, सिटी पैलेस जिसको हम क्या बोलते हैं? चंद्र महल। सवाई जयसिंह ने बनवाया था सिटी पैलेस चंद्र महल के नाम से। तो अभी यहां पर आज जयपुर के राजा हुए थे सवाई माधो सिंह सेकंड। जयपुर के राजा कौन थे? सवाई माधो सिंह सेकंड, जिन्हें बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है इतिहास में। सवाई माधो सिंह सेकंड 1880 में राजा बने थे, 1922 तक रहे थे जयपुर के राजा। तो अभी ये लंदन गए थे, ये गए थे लंदन एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक के समय। एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक, प्रिंस ऑफ वेल्स, एडवर्ड सप्तम का क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था, राज तिलक हुआ था। राज्याभिषेक का मतलब राज तिलक हुआ था। तो उसमें भाग लेने के लिए सवाई माधो सिंह सेकंड 1902-3 में, समय इनका 1902-3 में ये गए थे लंदन। तो उस समय पर ये अपने साथ चांदी के दो कलश ले गए थे। चांदी के क्या ले गए थे? 2 कलश ले गए थे गंगा जल भरकर। चांदी के 2 कलशों में गंगा जल भरकर ले गए थे। तो ये जो चांदी के 2 कलश हैं, इन कलशों को नारायण, करने वाले कारीगर का नाम है नारायण, नारायण नामक कारीगर ने बनाया था। इन कलशों को बनाया था नारायण नामक कारीगर ने। और आप देखना, ये 2 जो कलश हैं, इनका कुल वजन, इनका कुल वेट, कुल वजन, दोनों कलशों का कुल वजन 680 केजी है। 680 किलोग्राम के विशाल बड़े बड़े बर्तन है। और ये दोनों जो बर्तन है, ये पूरे संसार के सबसे बड़े चांदी के बर्तन कहे जाते हैं। तो ये वर्तमान में कहां सुरक्षित है? सिटी पैलेस, जिसको हम चंद्र महल कहते हैं, के मुबारक महल में, सिटी पैलेस के मुबारक महल में स्थित है। और ये मुबारक महल भी इन्होंने ही बनवाया, सवाई माधो सिंह सेकंड ने बनवाया। वहां पर ये चांदी के 2 कलश इन्होंने रखवा दिए। तो लंदन जाते समय एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक के अवसर पर सवाई माधो सिंह सेकंड ये चांदी के 2 बड़े बड़े कलश ले गए थे। इनको नारायण नामक कारीगर ने बनाया था। इनका कुल वजन 680 किलोग्राम है। और ये वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े चांदी के बर्तन कहे जाते हैं। और ये कहां पर सुरक्षित है? सिटी पैलेस यानी चंद्र महल के मुबारक महल में आज सुरक्षित है। आप देख सकते हैं इसको म्यूजियम में ही, सिटी पैलेस संग्रहालय, वहां पर यह आज भी सुरक्षित। ये दुनिया के सबसे बड़े चांदी के बर्तन। रणकपुर मंदिर प्रमुख, रणकपुर मंदिर का प्रमुख स्थापत्यकार यानी वास्तुकार, स्थापत्यकार यानी कौन? वास्तुकार, कारीगर कौन है? तो अभी इस मंदिर का जो वास्तुकार, प्रमुख वास्तुकार था, वो था आपका देपा। इसको देपाक भी कहते हैं, इसको देपा भी कहते हैं। तो ये इसके लिए इस मंदिर का क्या है? प्रमुख वास्तुकार। अभी इस मंदिर को एक जैन व्यापारी धरण शाह, जिनका नाम कहीं कहीं पर धरणक भी मिलता है,
ने निर्माण करवाया था इस मंदिर का? बनवाने वाले थे जैन व्यापारी धरणक या धरणशाह। इन्होंने इस मंदिर को बनवाया और इस मंदिर में 1444 खंबे हैं। 1444 खंभों का ये विशाल मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर बनवाया गया और इसका वास्तुकार देपाक था। तो इस मंदिर को, अब ये बहुत सुंदर मंदिर है, ये आदिनाथ जैन मंदिर है। कौन सा मंदिर है ये? आदिनाथ जैन मंदिर। आदिनाथ जैन मंदिर है जिसे अब ये खंभों का अजायब घर, खंभों का संग्रहालय क्या कहा जाता है? खंभों का संग्रहालय, खंभों का अजायब घर। आप कहें इसको खंभों का अजायब घर, या आप क्या बोलेंगे इसको? खंभों का संग्रहालय, अजायब घर। खंभों का अजायब घर भी कहते हैं और इसको कहते हैं चौमुखा, 4 मुंह है इसके, चौमुखा जैन मंदिर भी इसको कहा जाता है। आप इस मंदिर में जाएंगे आपको पता ही नहीं पड़ेगा आप कौन सा खंभा देख गए और फिर दूसरा उसी खंभे पर वापस आ जाएंगे। मतलब आप घूम फिर के आप खंभे नहीं गिन सकते। 1444 खंभे हैं भाई साहब। और इस मंदिर में अभी यह वास्तुकला इतनी सुंदर है, इतनी बढ़िया वास्तुकला कि आप देखते रह जाए, आपकी आंखें पटी रह जाए। तो ये कहलाता है खंभों का अजायब घर, जिसको आप चौमुखा जैन मंदिर भी कहते हैं। ये जैन मंदिर भी देलवाड़ा के जैन मंदिरों के बराबर, यानी कि बराबर ही रखता है सुंदरता की दृष्टि से। बहुत सुंदर वास्तुशिल्प, बहुत सुंदर मूर्ति शिल्प है इस मंदिर में। धरणशाह धरणक ने बनवाया था 1444 खंभों का। आदिनाथ जैन भगवान आदिनाथ को समर्पित है, जिसे हम खंभों का अजायब घर और चौमुखा जैन मंदिर भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सा किला गढ़ बीटली के नाम से भी जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा, ये है अजमेर का तारागढ़, अजमेर का तारागढ़, गढ़ बीटली। ध्यान देना, शाहजहां के शासनकाल में इस किले का किलेदार था विठल दास गोड। तो अभी ये इतिहासकार कहते हैं कि इसी के नाम पर विठल दास को विठल दास भी कहते हैं। तो विठल दास गोड के नाम पर ही इस किले का नाम क्या पड़ा है? गढ़ बीटली पड़ा है। इस किले का निर्माण करने वाला, अजमेर बसाने वाला, अजमेर का संस्थापक अजय राज चौहान। इस किले का निर्माता कौन है मित्रों? अजय राज चौहान। तो अजय राज चौहान ने 1113 ईस्वी में बीटली पहाड़ी पर, जिसे बीटली पहाड़ी भी कहते हैं क्योंकि विठल दास गोड यहाँ का किलेदार था। तो अजय राज चौहान ने अपनी इसी पहाड़ी पर ही किला बनवाया था। ये किला गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। तो अभी इसको तारागढ़ भी कहते हैं। इसका नाम क्या है? तारागढ़ क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि मेवाड़ के थे उड़ना पृथ्वीराज, राणा सांगा के भाई कुंवर पृथ्वीराज, जो बहुत तेज घोड़ा चलाते थे, इसलिए इनको इतिहास में उड़ना पृथ्वीराज भी कहा जाता है। तो कुंवर पृथ्वीराज जो थे, उन्होंने इस किले के कुछ भागों का निर्माण करवाया। इस किले के कुछ भागों का क्या करवाया? निर्माण। और इसका नाम अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ कर दिया। ताराबाई के नाम पर इसका नाम क्या कर दिया था? तारागढ़। अब ये मूल रूप से ये गढ़ बीटली है, इसे गढ़ बीटली कहा गया, इसे तारागढ़ कहा गया। पृथ्वीराज ने इसका नाम कर दिया तारागढ़। इसे बिशप हेबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिशप हेबर महोदय ने पूर्व का जिब्राल्टर कहा था। इसको बिशप हेबर ने क्या कहा है? पूर्व का जिब्राल्टर कहा है। और भारत के पहले गवर्नर जनरल, भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? तो वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसको दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। तो क्या कहा है उन्होंने? दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। तो याद रखना, पूर्व का जिब्राल्टर तो इसको बिशप हेबर महोदय ने कहा है और इसको दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा है? भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1832 में जैसे इस किले को देखा तो उनके मुंह से निकला था कि ये तो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है।
तो एक तो नाम हो गया इसका गढ़बिटली, एक पृथ्वीराज ने इसके अपनी पत्नी के नाम पर कर दिया तारागढ़, बिशप वेबर ने कहा इसको पूर्व का जिब्राल्टर, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कहा इसको दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। इस किले को राजपुताने की कुंजी भी कहा जाता है, इस किले को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है, और इसी किले को आप देखिएगा तारागढ़ कहा गया, इसको पूर्व का जिब्राल्टर, दूसरा जिब्राल्टर, गढ़बिटली कहा गया, इसको राजस्थान का हृदय कहा गया, इसको राजस्थान राजपुताने की कुंजी भी कहा जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया है? अजय राज चौहान ने करवाया था 1113 ईस्वी में। तो शाहजहां के समय इस किले का किलेदार प्रशासक कौन था? विठल दास गौड़ था। तो उसने भी इस किले के कुछ भागों का निर्माण करवाया था, तो उसी के नाम पर इसको गढ़बिटली भी कहा जाता है। तो इसके बहुत सारे नाम है। राजस्थान का हृदय अजमेर में स्थित है यह किला, बहुत सुंदर किला, बहुत बढ़िया किला और बहुत पुराना किला। 1113 ईस्वी में बन गया था यह किला। पूर्व का जिब्राल्टर, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। प्रश्न नंबर 21, सभ्यता इतिहास से जुड़े हुए प्रश्न आ रहे। राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, सबूत मिले? तो अभी ये मिले आपको कालीबंगा सभ्यता। कहां से मिले? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में, जहां पर आज वर्तमान में हनुमानगढ़ स्थित है, वहां पर अभी के वर्तमान में कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी। तो घग्गर नदी के किनारे स्थित थी। लेकिन आप देखना इस समय पर ये जो समय था, कालीबंगा सभ्यता का जो समय था, उस समय इसी घग्गर नदी के स्थान पर सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी, इस सरस्वती नदी को दृश्यवती नदी भी कहा जाता है। सरस्वती नदी को क्या कहा जाता है? दृश्यवती नदी के किनारे ये सभ्यता स्थित थी। इस सभ्यता की खोज आपसे पूछे कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित थी, तो इस सरस्वती नदी के किनारे थी, जिसे दृश्यवती नदी भी कहते हैं। और उसी नदी के स्थान पर अभी कौन सी नदी बह रही है? घग्गर नदी। कहां पर? हनुमानगढ़ में। और अभी इस सभ्यता की खोज, सबसे पहले इस सभ्यता को खोजा, सबसे पहले इसको बताया, तो वो थे अमलानंद घोष। इस सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की है? तो अमलानंद घोष ने की है 1952। फिर इस सभ्यता की खुदाई किसने करवाई? इस सभ्यता की खुदाई करवाई थी बीवी लाल, ब्रजवासी लाल और बीके थापर, बालकृष्ण थापर, बीके थापर और ब्रजवासी लाल ने इसकी खुदाई करवाई। तो अब ऐसे हालत में अब कालीबंगा सभ्यता को दशरथ शर्मा ने सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। इसे दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मकानों का निर्माण हुआ है वो अलंकृत कच्ची ईंटों से हुआ है। और इसे अभी का बहुधान्य कटक भी कहा गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अनाज मिले, बहुत सारे अनाजों का कटोरा। और इसे नगरी सभ्यता भी कहा गया, क्योंकि इस सभ्यता में आपको चौराहे मिले। और राजस्थान की ये ऐसी सभ्यता है जहां पर आपको किले निर्माण के प्राचीनतम सबसे पुराने सबूत मिले। ये कालीबंगा सभ्यता एक गढ़ के रूप में विद्यमान थी। तो यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मिली है वो मिले जुते हुए खेत। और ये जो जुते हुए खेत है, खेत जोत रखेंगे, हल चला हुआ है, इसमें क्या चल रखा है? हल चला रखा है। तो ये जुते हुए जो खेत है ये जालनुमा कृषि के प्रमाण है। कौन सी कृषि करते थे कालीबंगा के निवासी? जालनुमा कृषि। जालनुमा कृषि जिसको हम कहेंगे ग्रिड पैटर्न। अब किस तरीके से? तो अब इस तरीके से इन्होंने ऐसे हल चलाकर, इसी तरह हल चलाकर, और इन्होंने यहाँ पर एक फसल बो दी गेहूं, और फिर इन्होंने अब यह दूसरे तरीके से हल चलाया, इस तरीके से आड़ा ऐसे हल चलाकर इन्होंने क्या बो दिया? दूसरी फसल बो दी। और दूसरी फसल जो यहां से मिली वो मिली है जौ। तो एक ही खेत में ये एक साथ दो फसलें उगा रहे, एक तो गेहूं उगा दिया और ऐसे उगा दिया इन्होंने जौ। तो अभी ये जाल बन गया, खिड़की की जाली। तो अभी ये जालनुमा कृषि किया करते थे। और ये जालनुमा कृषि के प्रमाण हमें सबसे पहले कहां से मिले मित्रों? कालीबंगा से। कालीबंगा सभ्यता 2850 ईसा पूर्व के समय है इसका, 2850 ईसा पूर्व का इसका समय है। तो ये सभ्यता आपकी जहां से आपको मिले क्या? जालनुमा खेत मिले, जुते हुए खेत मिले, जिसमें ये लोग एक साथ दो फसलें उगाते थे। और पूछ ले कि कौन कौन सी फसलों के प्रमाण मिले? तो गेहूं और जौ मिला। यहाँ से एक ही खेत में दो फसलें मिली एक साथ। मतलब इस तरीके से इन्होंने जाली बना दी, खिड़की की जो जाली होती है ना, इस जाल, ये जाल। तो जालनुमा कृषि, ग्रिड पैटर्न से ये लोग कृषि किया करते थे। कहां मिली है? तो कालीबंगा।
प्रश्न नंबर 22, किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए? ध्यान दीजिएगा, ये थे अजमेर बसाने वाले अजय राज चौहान की पत्नी सोमल देवी। अभी अजमेर के राजा थे अजय राज चौहान। रानी के लिए पूछ रहे हैं, अगर राजा के लिए पूछे तो बताइएगा अजय राज चौहान। अजय राज चौहान ने श्री अजय देव जिनको कहा जाता है अजय प्रियदंभ, श्री अजय देव या अजय प्रियदंभ के नाम से चांदी के सिक्के चलाए थे। ध्यान रखना, किसके सिक्के हैं ये? चांदी के सिक्के चलाए थे। किसने चलाए थे? ये चलाए थे अजय राज चौहान ने। अजय प्रियदम श्री अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के चलाए थे। तो इन सिक्कों पर अजय राज चौहान ने अपनी पत्नी सोमल देवी, क्या नाम है इनका? सोमल देवी या सोमलता का नाम भी लिखवाया था। सोमल देवी या सोमलता का नाम भी लिखवाया था। तो किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे? उनसे कहा अजय राज चौहान से मेरा भी नाम लिखवाओ। तो अजय राज चौहान ने अपने नाम के सिक्के तो चलवाए थे, पर अपनी पत्नी सोमल देवी के कहने पर उन्होंने इनका नाम, कुछ सिक्कों पर सोमल देवी का नाम भी मिलता है। तो ये कौन थे आपके? अजय राज चौहान। और रानी पूछ रहा है तो कौन सी रानी हो जाएगी? सोमल देवी, जो किसकी पत्नी है? अजमेर बसाने वाले अजय राज चौहान की पत्नी। प्रश्न नंबर 23, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? हल्दी घाटी के युद्ध को अभिगा अबुल फजल ने क्या कहा है? खमनोर का युद्ध कहा है। अबुल फजल ने कहा इसको खमनोर का युद्ध। ध्यान दीजिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576, 76 ईस्वी को हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। लेकिन इस युद्ध में महाराणा अकबर की ओर से मानसिंह फर्स्ट लड़ने आया था, आमेर का राजा। तो ऐसे हालत में अभी ये जो युद्ध है इसको विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। कर्नल जेम्स टोड ने इसको कहा है मेवाड़ की थर्मोपल्ली। कर्नल जेम्स टोड ने इस हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है? मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। इसके बाद अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है। एक थे अब्दुल कादिर बदायूनी। ध्यान रखना, अब्दुल कादिर बदायूनी एकमात्र इतिहासकार हैं जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया था, और इन्होंने इस युद्ध का वृत्तांत अपनी पुस्तक मुल्तखब उल तवारिख में किया है। तो मुल्तखब उल तवारिख में इस युद्ध का वर्णन करते हुए बदायूनी ने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। इस युद्ध को क्या कहा है? गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा गांव का युद्ध कहा है बदायूनी ने। इसके बाद अब ये थे आपके आदर्शी लाल श्रीवास्तव। तो आदर्शी लाल श्रीवास्तव इसको बोलते हैं बादशाह बाग का युद्ध। इस युद्ध को क्या नाम दिया है उन्होंने? बादशाह बाग का युद्ध। ध्यान रखना, इस युद्ध को हाथी युद्ध भी कहा जाए। ये हाथी बहुत सारे लड़ रहे थे। राणा प्रताप का हाथी था इसमें राम प्रसाद, इसका नाम बदलकर अकबर ने क्या कर दिया था? पीर प्रसाद। तो ध्यान देना, अब हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने इसको मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है, बदायूं ने मुल्तखब उल तवारिख नामक पुस्तक में से गोगुंदा का युद्ध, जबकि आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने इस युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध कहा था। तो हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहने वाले विद्वान कौन थे आपके? अबुल फजल। प्रश्न नंबर 24, गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था जनवरी 1544। गिरी सुमेल का युद्ध जनवरी 1544 में जोधपुर के राजा मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था। तो ये गिरी सुमेल नामक स्थान है जिसे जेतारण भी कहते हैं। गिरी सुमेल नामक मैदान जो है वो कहां पर है? पाली के जेतारण नामक गांव में। जेतारण का युद्ध भी इसे कहा जाता है। तो अभी इस युद्ध में मालदेव नहीं आया था, मालदेव के दो वीर सेनापति आए थे, जेता और कूपा। ध्यान देना, इस युद्ध से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है।
इस युद्ध में आए थे मालदेव के प्रमुख सेनापति जेता और कूपा। तो अभी का इस युद्ध में जेता और कूपा की वीरता से प्रभावित, मतलब वीरता से डरकर शेरशाह सूरी घबरा गया था। इतिहासकार लिखते हैं 12th क्लास में लिखा है कि शेरशाह सूरी जेता और कूपा की वीरता से घबराकर युद्ध के मैदान में ही नमाज पढ़ने लग गया था, अल्लाह से दुआ मांगने लग गया था। और उसने फिर चालाकी से एक झूठा पत्र लिखा था मालदेव के नाम पर। तो मालदेव इन दोनों को गद्दार समझ बैठा था। तो ऐसे हालत में मालदेव इस युद्ध में नहीं आया लड़ने और जेता कूपा बड़ी वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो इस युद्ध को तो जीत लिया शेरशाह सूरी ने, लेकिन उसने इस युद्ध को जीतने के बाद कहा था कि बराए एक मुश्त एक बाजरा बादशाही हिंदुस्तान का बर्बाद बुदेन, अर्थात खेर हुई वरना मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। एक मुट्ठी बाजरे के लिए क्या कर देता? हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। मैं हार जाता, हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता, क्योंकि इस समय पर शेरशाह सूरी जो था वो हिंदुस्तान का बादशाह बन चुका था, हुमायूं को पराजित किया था इसने। तो वो कह रहा है कि अच्छा हुआ मैं जीत गया, नहीं तो मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए, जोधपुर एक छोटे से राज्य के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। इसकी वीरता से घबराकर जेता और कूपा। तो ये गिरी सुमेल का युद्ध जेतारन नामक स्थान पर गिरी सुमेल के मैदान पर जनवरी 1544 में लड़ा गया था। शेरशाह सूरी सेना लेकर आया था जोधपुर के राजा मालदेव के विरुद्ध, लेकिन इस युद्ध में मालदेव नहीं आया था क्योंकि शेरशाह सूरी ने चालाकी से पत्र लिखा था मालदेव को इन दोनों के नाम पर। तो मालदेव नहीं आया, इन दोनों को गद्दार समझ बैठा, पर ये दोनों बड़ी वीरता पूर्वक करते हुए यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुए थे। फिर शेरशाह सूरी ने युद्ध को जीतने के बाद कहा था कि खैर हुई वरना, अच्छा हुआ वरना मैं हिंदुस्तान, मतलब एक मुट्ठी बाजरे के लिए, जोधपुर राज्य के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठ मर जाता, ये दोनों मुझे मार दो। ऐसे हालत में ये युद्ध कौन सा है आपका? गिरी सुमेल। और कब हुआ ये? जनवरी 1544 शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया। प्रश्न नंबर 25, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, जोधपुर महाराजा थे इस समय पर तख्त सिंह। जोधपुर महाराजा कौन थे इस समय पर? तख्त सिंह। महाराजा राम सिंह, अगर महाराजा राम सिंह है यहाँ पर तो ये बूंदी के थे। महाराजा राम सिंह कहाँ के थे? बूंदी के। और अभिनव राम सिंह नाम के 3 राजा थे। एक थे सवाई राम सिंह सेकंड जो जयपुर के राजा थे, एक थे महारावल राम सिंह सेकंड जो अपने कोटा के थे। महाराजा अजीत सिंह कहीं नहीं थे। जसवंत सिंह थे भरतपुर के। जसवंत सिंह कहाँ के राजा थे? भरतपुर के। ये भरतपुर के राजा। तो ऐसे हालत में इस समय क्रांति के समय आप देखिएगा जोधपुर महाराजा कौन थे आपके? जोधपुर महाराजा थे आपके कौन? तख्त सिंह। कौन थे आपके जोधपुर महाराजा? तख्त सिंह। क्रांति के समय। स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? आप ये थे जैसलमेर। कहाँ के निवासी थे? ये जैसलमेर के निवासी थे। तो अब ये जैसलमेर के जो महाराजा थे वो थे हमारे स्वतंत्रता के समय थे जैसलमेर के महाराजा जवाहर सिंह। जैसलमेर के महाराजा कौन थे? जवाहर सिंह। तो जवाहर सिंह जो थे वो अभी के जन चेतना यानी कि लोगों के लिए जन जागृति का काम नहीं कर रहे थे। तो जवाहर सिंह के विरुद्ध जैसलमेर में जन जागृति लाने का काम सागरमल गोपा ने किया था, एक पुस्तक लिखकर। इसका नाम है जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तक लिखी थी इन्होंने। फिर इसके बाद अभी इनको सागरमल गोपा को जैसलमेर से निष्कासित कर दिया था, नागपुर चले गए थे। फिर नागपुर से ये अपने पिता की मृत्यु के समय वापस जैसलमेर आए थे। वापस आए तब इनको महाराजा जवाहर सिंह ने गिरफ्तार करवा लिया था और गिरफ्तार करवाकर इनको जेल में डाल दिया था, जहां पर जेल का जेलर था गुमान सिंह। जेल का जेलर जो था उसका नाम था गुमान सिंह। तो ये गुमान सिंह जो था उसने सागरमल गोपा को जेल में ही केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया था।
सागरमल गोपाल को इन्होंने क्या किया था, आधे जला दिया था। ये जलाया था इनको 3 अप्रैल को, केरोसिन डालकर कब जलाया था, 3 अप्रैल 1946 को। और सागरमल गोपाल की मृत्यु इसी कारण 4 अप्रैल को, अगले दिन 4 अप्रैल 1946 को हुई। तो जैसलमेर की जेल के जेलर गुमान सिंह ने सागरमल गोपा को 3 अप्रैल 1946 को जेल में ही केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया था। और सागरमल गोपा की मृत्यु अगले दिन 4 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा की मृत्यु हो गई थी। इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जैसलमेर का गुंडा राज, जो उन्होंने जवाहर सिंह के विरुद्ध लिखी थी। क्योंकि जवाहर सिंह जन जागृति का काम नहीं कर रहे थे, लोगों के लिए कुछ काम नहीं कर रहे थे, तो लोगों को जगाने के लिए जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक लिखकर सागरमल गोपा ने जैसलमेर में जन जागृति लाने का काम किया था। इन्हें जैसलमेर के जेलर गुमान सिंह ने जेल में ही केरोसिन डालकर जला दिया था। तो 4 अप्रैल 1946 को इनकी मृत्यु हो गई थी। जलाया था 3 अप्रैल 46 को और 20 घंटे के बाद 4 अप्रैल 1946 को इनकी मृत्यु हो गई। तो ये कौन है आपके सागरमल गोपा, कहां के शहीद, ये है आपके जैसलमेर। प्रश्न नंबर 27, सुमेलित कीजिए। क्या है ये, अच्छा, प्रजामंडल से जुड़ा हुआ प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में हुई थी। किसने की थी, तो वागड़ के गांधी, पिछले पेपर में बताए थे, भोगीलाल पंड्या। वागड़ के गांधी कौन थे, भोगीलाल पंड्या। और ध्यान देना, डूंगरपुर प्रजामंडल के दौरान ही रास्तापाल गांव में घटना हुई थी। भील कन्या कालीबाई और उनके शिक्षक नानाभाई खाट शहीद हुए थे और एक अन्य शिक्षक सेंगाभाई घायल हुए। तो ये कब बना था, 1944 में। संस्थापक कौन है इसके, भोगीलाल पंड्या। वागड़ के गांधी, भोगीलाल पंड्या को आप क्या बोलते हैं, वागड़ के गांधी। वागड़ के गांधी भोगीलाल पंड्या का जन्म सीमलवाड़ा, डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में हुआ था और इन्होंने डूंगरपुर में जन जागृति लाने का काम किया था। तो इनको कहते हैं वागड़ का गांधी। और डूंगरपुर प्रजामंडल कब बना है, तो 1944 में। जयपुर सबसे पहले स्थापित होने वाला प्रजामंडल, जयपुर 1931 में बना। किसने बनाया, तो ये बनाया था कपूरचंद पाटनी ने। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना करने वाले कौन थे, तो कपूरचंद पाटनी। कपूरचंद पाटनी ने जमनालाल बजाज के साथ मिलकर जुलाई 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। और जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन 1936 में जमनालाल बजाज ने किया था। पर पहले स्थापना करने वाले कौन हो गए, कपूरचंद पाटनी। कब बनाई है, जुलाई 1931 में। बीकानेर, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में की गई मघाराम वेद्य के द्वारा। किसने बनाया इसको, मघाराम वेद्य। मघाराम वेद्य। और कहां हुई है जैसे बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, तो कलकत्ता। बताया था मैंने पिछले पेपर में, आप पिछले पेपर को जरूर देखें, प्लेलिस्ट में सारे पेपर मिल जाएंगे आपको। वहां भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न चुन चुन कर, ढूंढ ढूंढ कर आप लोगों के लिए प्रश्न इकट्ठे किए। तो वहां भी आप पढ़िएगा, वहां पर मैंने सारी डिटेल दे रखी है। मघाराम वेद्य ने की है। अलवर, अलवर प्रजामंडल 1938 में बना। बताया था ABCD सबसे बड़ी और सबसे छोटी, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मेवाड़, सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। और ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर की स्थापना 1938 में हुई है। और अलवर प्रजामंडल की स्थापना की थी अलवर प्रजामंडल हरिनारायण शर्मा। अलवर प्रजामंडल की स्थापना की है हरिनारायण शर्मा, हरिनारायण शर्मा। तो आप देखिएगा इस प्रकार से सुमिलित हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा, देख लीजिए। ए का डूंगरपुर यानी 4 1944, फिर बी का यानी जयपुर की 1931, बी यानी 2 का क्या हो जाएगा 1, सी यानी बीकानेर, बीकानेर की हुई 1936 यानी 2। उसके बाद अलवर यानी डी की किसने की है, तो ये की है 1938 में हरिनारायण शर्मा ने, यानी 3, 1 2 3। देख लीजिए हो जाएगा सुमेलित 4 1 2 3। देख लीजिए 4 1 2 3। 4 1 2 3। यहां पर विकल्प सही नहीं है। डूंगरपुर 1944 बिल्कुल ठीक है, जयपुर 1931 बिल्कुल ठीक है, बीकानेर 1936 बिल्कुल ठीक है, अलवर 1938 ठीक है। तो ए का हो गया 44 यानी 4, ए का 4 ठीक है, बी यानी जयपुर का 1931 ठीक है, सी यानी बीकानेर का 1936 ठीक है, डी यानी
अलवर 1938 3, ठीक है, ये विकल्प है। यहाँ पर कोई विकल्प सही नहीं है, ये सब गलत हमारे टाइपिस्ट। इसका उत्तर हो जाएगा ये, बिल्कुल सही 100%। डूंगरपुर की 1944 में भोगीलाल पंड्या ने की, जयपुर की जुलाई 1931 कर्पूरचंद पाटनी ने की, फिर इसके बाद बीकानेर की 1936 में अगाराम बेदी ने कलकत्ता में की, अलवर एबीसीडी सब बने 1938 सत्यनारायण शर्मा, बिल्कुल ठीक है, ये सही रहेगा, ये गलत है। यहाँ पर ये विकल्प आपका सही हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। इस प्रकार इसका उत्तर यहाँ पर निकल जाएगा। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से कौन बूंदी राज्य में हुए वर्ण कृषक आंदोलन का नेता था? कौन नेता था? तो भाई ये थे राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता नैनूराम शर्मा। राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता नैनूराम शर्मा ने अप्रैल 1922 में अब ये ऊंची लगान दरों के विरोध में बूंदी में, यानी बूंदी यानी बरड़, बरड़ क्या है? बूंदी, बूंदी का पश्चिमी क्षेत्र जो पथरीला है उसे बरड़ कहते हैं। तो अब 1922 में इन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया था। तो आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन है? बूंदी के नैनूराम शर्मा। बूंदी में ये नैनवा नामक स्थान के रहने वाले, नमाना के रहने वाले थे नैनूराम शर्मा। तो इन्होंने अप्रैल 1922 में अब ये बरड़ किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। और इसी किसान आंदोलन के दौरान 2 अप्रैल 1923 को डाबी में एकत्रित किसानों पर इस ऊंची लगान दरों का विरोध कर रहे थे। नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में डाबी में एकत्रित हुए थे। तो 2 अप्रैल 1923 को डाबी में एकत्रित इन किसानों पर पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन के आदेश पर गोलियां चलाई गई। पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन के आदेश पर क्या चलाई गई? गोलियां चलाई गई। इसमें 2 किसान मारे गए थे। एक तो थे नानक जी भील, एक तो कौन थे? नानक जी भील, और एक थे देवीलाल गुर्जर। एक तो थे नानक जी भील और एक कौन थे? देवीलाल गुर्जर। ये दोनों किसान नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर इस घटना में क्या हुए थे? शहीद हुए। और अभी ये नानक जी भील के बारे में कहा जाता है कि ये इस समय झंडा गीत गा रहे थे। इस समय कौन सा गीत गा रहे थे? ये झंडा गीत गा रहे थे। और ध्यान देना, इन्हीं नानक जी भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत लिखा था। तो ये बरड़ किसान आंदोलन जो बूंदी में चला था 1922 से 23 तक, इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता नैनूराम शर्मा ने किया था। और इसी आंदोलन के दौरान डाबी नामक स्थान पर 2 अप्रैल 1923 को पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन के आदेश पर गोलियां चलाई गई। इसमें नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर ये 2 किसान शहीद हुए थे। नानक जी भील इस समय क्या कर रहे थे? तो नानक जी भील इस समय पर झंडा गीत गा रहे। प्रश्न नंबर 29, राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? आदिवासियों के मसीहा मोतीलाल तेजावत ने अभी का एक ही आंदोलन का प्रारंभ 1921 में चित्तौड़ में पड़ती एक तहसील रासमी तहसील का एक गांव है जिसका नाम है मातृकुंडिया। चित्तौड़ की रासमी तहसील के एक स्थान है जिसका नाम है मातृकुंडिया। तो मातृकुंडिया नामक स्थान से इस आंदोलन का प्रारंभ किया था वैशाख पूर्णिमा के दिन। मातृकुंडिया, ध्यान रखना, ये भी प्रश्न बनता है बार बार। मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। मातृकुंडिया को क्या बोलते हैं? राजस्थान का हरिद्वार। तो इसी स्थान से मोतीलाल तेजावत ने, आदिवासियों के मसीहा मोतीलाल तेजावत ने वैशाख पूर्णिमा के दिन चित्तौड़ की रासमी तहसील के मातृकुंडिया नामक स्थान से एक ही आंदोलन का प्रारंभ किया था, जिसे हम राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। मोतीलाल तेजावत ने भीलों और गरासियों के समर्थन में अभी उनको एक करके राजा और जमींदारों के द्वारा जो उन पर शोषण हो रहा था उसके विरुद्ध में एक करके आंदोलन चलाया, उसे हमने एक ही आंदोलन कहा था।
मोतीलाल तेजावत ने इस आंदोलन के दौरान एक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था। क्या तैयार किया था? 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था, जिसे मेवाड़ पुकार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ पुकार। तो याद रखना, मेवाड़ पुकार क्या है? तेजावत के द्वारा भीलों और गरासियों के समर्थन में जो 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया गया था, उसे क्या कहते हैं? हम मेवाड़ पुकार के नाम से जानते हैं। तो तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन चलाया गया था भीलों और गरासियों के समर्थन में। तेजावत, मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886 में उदयपुर के कोलियारी नामक गांव में एक ओसवाल जैन परिवार में हुआ था। और ये जो तेजावत थे, ये झालोर ठिकाने में कर्मचारी थे, पर कर्मचारी पद से त्याग पत्र देकर और भीलों और गरासियों के समर्थन में इन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था। और इसी आंदोलन के दौरान 6 मार्च 1922 विजयनगर के नीमड़ा नामक स्थान पर अब यह मेवाड़ की सेना के द्वारा एकत्रित भील किसानों पर गोलियां चलाई गई थी। यहाँ पर जो एकत्रित भील थे, उन पर क्या किया गया था? मेवाड़ सरकार की सेना के द्वारा गोलियां चलाई गई थी। तो इस गोली कांड में लगभग 1200 भील मारे। कितने लोग मारे गए? यहाँ पर लगभग 1200 भील मारे गए थे। इस घटना को नीमड़ा हत्याकांड और राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। पहला मानगढ़ हत्याकांड जो कब हुआ है? तो 17 नवंबर 1913। और ये कब हुआ है? तो 6 मार्च 1922 को हुआ है, नीमड़ा नामक स्थान पर मेवाड़ सरकार की सेना के द्वारा इसी आंदोलन के दौरान गोलियां चलाई गई थी इन एकत्रित भीलों पर, जिसमें 1200 भील मारे गए थे। तो ये राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ध्यान रखना, एक ही आंदोलन चलाने वाले कौन है? मोतीलाल तेजावत। मातृकुंडिया, राजस्थान के हरिद्वार से इसका प्रारंभ किया। प्रश्न नंबर 30, आज के लिए अंतिम प्रश्न ले रहा हूं मैं। प्रश्न नंबर 30, बृहद राजस्थान संघ का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया था? तो आप देखिएगा, बृहद राजस्थान संघ का उद्घाटन करने वाले आपके कौन थे? सर वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 30 मार्च 1949 को बृहद राजस्थान संघ का उद्घाटन किया था। और अभी ना, ये जो 30 मार्च 1949 को है, ये आपके राजस्थान के एकीकरण का चतुर्थ चरण है। राजस्थान के एकीकरण का कौन सा चरण था? ये चतुर्थ चरण। आप जानते हैं राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ है, तो ये चौथा चरण था। इसका नाम क्या था? बृहद राजस्थान संघ। इसका उद्घाटन 30 मार्च 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसमें कौन कौन सी रियासतें जोड़ी गई थी? तो अभी इसमें जोड़ी गई थी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ये बड़ा बड़ा क्षेत्र जोड़ा, तो बड़े बड़े को हम कहते हैं बृहद राजस्थान संघ का निर्माण हुआ। JJJB, ये 4 रियासतें जोड़कर संयुक्त राजस्थान संघ जो तीसरा चरण था, में आपने 4 रियासत जोड़ी, JJJB, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर जोड़कर आपने क्या बनाया था? 30 मार्च 1949 को बनाया था बृहद राजस्थान संघ। इसका उद्घाटन सरदार पटेल ने किया था, जो आपका क्या है? चतुर्थ चरण। और अब ना, इस समय तक राजस्थान पूरी तरह से निर्मित हो गया था, इसलिए आप 30 मार्च को क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज मैं आपके लिए लेकर आया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आपकी परीक्षा में आपको अवश्य ही ये प्रश्न दिखाई देंगे। इनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। खूब मेहनत करके आपके लिए पेपर बनाए जा रहे हैं। और मित्रों ध्यान रखिएगा, ये जो पेपर आपके लिए दिए जा रहे हैं, पेपर बना रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आपको यहीं से आपके लगभग सारे प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इन प्रश्नों को बनाने में बहुत टाइम लगता है। बहुत समय के साथ बहुत चुनिंदा प्रश्न ढूंढ कर आपके लिए बार बार आने वाले प्रश्नों को इन पेपरों में मैंने समाहित करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।